हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रथम नीट मास्टर्स में। जैसा कि मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब मानव जीनोम परियोजना, जिसमें हमने ये बात कर ली थी कि वास्तव में मानव जीनोम परियोजना है क्या, हम क्यों लेके आ रहे हैं इस परियोजना को और ये हमारे सिलेबस में क्यों डाला गया है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। तो मैंने आपको इसके अंदर कवर करवा दिया था कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट है तो किस आधार पर उनमें अंतर है। उस अंतर को अगर हमें जानना है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की अनुवांशिक सूचना को अगर जानना है तो हमें उसके डीएनए पर उपस्थित क्षारों के अनुक्रम को पढ़ना पड़ेगा। किसको पढ़ना पड़ेगा? क्षारों के अनुक्रम का निर्धारण करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात से हमको आइडिया मिल जाएगा कि हम एक दूसरे से किस प्रकार से अलग हैं। तो हमने बात कर ली थी कि क्या क्या चीजें अवेलेबल थी। ठीक है, और इस परियोजना को क्या बोला मैंने, इस परियोजना में क्या क्या चीजें थी और कौन कौन सहयोग करने वाला था, अपन ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो ये था कि इस परियोजना को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं अपन बच्चों। आज के लेक्चर का प्रारंभ या आरंभ में बोलूं किससे होगा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, क्या बोला मैंने, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लक्ष्य से। किससे करेंगे हम? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लक्ष्य से करने वाले हैं। चलिए तो देख लेते हैं हम कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब बनाया जा रहा था तो उसके उद्देश्य क्या थे, लक्ष्य क्या था कि हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। चलिए, तो हमारे पास टोटल कितने 6 उद्देश्य हैं, जिसमें जिंगल मैंने दिया है या आपको याद करने का तरीका बताया है। गिव 80, क्या बोला है? गिव 80। ठीक है, जिसमें गिव में जी वर्ड, क्या बोल रही हूँ, जी वर्ड डिनोट करता है जीन को। किसको करता है? जीन को। बी वर्ड डिनोट करता है बेस पेयर को। आई वर्ड डिनोट करता है इंफॉर्मेशन को। किसको करता है? इंफॉर्मेशन को। और टी वर्ड टूल, अगला टी वर्ड टेक्नोलॉजी। और ई से हम बात करेंगे कौन कौन से मुद्दे बनने वाले हैं किस प्रोजेक्ट के आने से, किसके? मेगा प्रोजेक्ट के। कौन से? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आने से। चलिए अब इसी को हम देखते हैं कि गिव इट टी अपने आप में बता क्या रहा है। ठीक है, एक तो मैंने आपको बताया उद्देश्य बता रहा, क्या बता रहा है? उद्देश्य। तो ठीक है, हमने बोला कि पहला उद्देश्य हमारा ये है, क्या बोल रही हूं मैं, पहला उद्देश्य हमारा ये है कि मानव के डीएनए पर कितने 20,000 से 25,000 जीन है। कितने हैं? 20,000 से 25,000 जीन जो मिल रहे हैं उनका पता लगाना हमारा पहला उद्देश्य है। क्या बोल रही हूं मैं? मानव के डीएनए में मिलने वाले 20 से 25,000 जीन का पता लगाना हमारा क्या है? पहला उद्देश्य। क्या है बच्चों? पहला उद्देश्य। दूसरी बात, हमें करना है निर्धारण। क्या करना है दूसरे उद्देश्य में? निर्धारण करना है किसका? मिलने वाले बेस पेयर का। किसका? मिलने वाले बेस पेयर का, मतलब कितने बेस पेयर मिल रहे हैं उनका निर्धारण करना है। तो हमने बोलेंगे या हम बोलते हैं कि निर्धारण में हमें पता चलेगा कि इसमें 3 बिलियन, क्या बोल रही हूँ, 3 बिलियन बेस पेयर का निर्धारण करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है। कितने बिलियन? 3 बिलियन बेस पेयर का निर्धारण करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है, या हमारा यही उद्देश्य, इसको पता लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्या हो गया? गोल, या मैं बोलूं उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य कहता है या लक्ष्य कहता है क्या? तीसरा लक्ष्य क्या कहता है मेरे बच्चों? कि हमें संग्रहण करना है। क्या करना है? संग्रहण करना है। किसका? आई से मैंने बताया था सूचनाओं का, मैं या बोलूं जानकारी का, या मैं बोलूं क्या क्या क्या, सूचनाओं का मतलब, सूचना मतलब जानकारी। इन जानकारियों का हमें संग्रहण करना है किस रूप में? आंकड़ों के रूप में बच्चों। किस रूप में? आंकड़ों के रूप में। तो पहला क्या, एक तो मिलने वाले 20 से 25,000 जीन को पहचान लो। दूसरा, अब जीन जितने भी मिल रहे उनके बेस पेयर का निर्धारण कर लो। तीसरा, अब उनके निर्धारण से जो जानकारी हमें मिल रही है हवा में नहीं उड़ा देना, उसको स्टोर करना है। क्या करना है? संचित करके रखना है। किस रूप में? डाटा बेस के रूप में। किस रूप में? डाटा बेस के रूप में। ये हमारा तीसरा गोल हो गया। चौथा गोल कह रहा है कि जो भी आपको डाटा मिल रहा है उसको पढ़ने के लिए जिस भी टूल का आप उपयोग कर रहे हैं उस टूल की नई तकनीकों को लाएं।
ताकि आंकड़ों के विश्लेषण में हमको सहायता मिल सके। क्या बोल रही हूँ? आंकड़ों के विश्लेषण में हमको सहायता मिल सके। ठीक है, ये कौन सा गोल था? चौथा। पांचवा गोल था कि जिस भी टेक्नोलॉजी का, क्या बोल रही हूँ मैं, जिस भी तकनीक का हम उपयोग कर रहे हैं उन तकनीकों को हमें दूसरे क्षेत्रों में भी उपयोग करना है। मतलब तकनीकों का क्या करना पड़ेगा? स्थानांतरण क्या करना पड़ेगा बच्चों? स्थानांतरण कराना पड़ेगा। ठीक है भैया, कितने हो गए पहला तो पता लगा लो जीन का, दूसरा निर्धारण कर लो बेस पेयर का, तीसरा जितनी सूचना मिली उनको स्टोर कर लो डाटाबेस के रूप में, चौथा हमने बोला कि टूल्स अच्छे बना लो ताकि आंकड़ों के विश्लेषण में चाह के भी गलती ना हो पाए। फिर बोला जिस भी टेक्निक को आप यहाँ यूज कर रहे हो उस टेक्निक का बेनिफिट दूसरे क्षेत्रों में भी लो भैया। एक हर क्षेत्र की नई नई तकनीकी बनाएंगे, तकनीकी हम डेवलप करेंगे हर क्षेत्र के लिए अलग अलग, तो भैया बहुत खर्चा हो जाएगा। इसलिए जिन टेक्निक्स को हम यहाँ उपयोग कर रहे हैं उन टेक्निक्स को दूसरे क्षेत्रों में भी हम उपयोग करें। आ रही है बात समझ में? फिर बोला गया क्या 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 बोला गया कि ये परियोजना जब आई है या आ रही है तो जरूर इससे कुछ मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं या किसी के मन में विचार आ सकते हैं। वो विचार कैसे हो? नैतिक कैसे हो सकते हैं, कानूनी कैसे हो सकते हैं, सामाजिक, उन सभी मुद्दों का आप पता लगा लो। क्या करेंगे? पता लगा लेंगे। तो कुल मिला के एनसीईआरटी आपको 6 लक्ष्य के बारे में बताती है। कितने? 6 लक्ष्यों के बारे में बताती। किसके? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। किसके बच्चों? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। चलो ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, इसको इसी ऑर्डर में आपको पढ़ना है। गिव इट टी। क्या बोला मैंने? गिव इट टी। चलिए अब अगली बात क्या कहती है एनसीईआरटी? ओहो 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 ओहो, वेरी नाइस। एनसीईआरटी कहती है कि जब हम अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, जब हम अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं तो हमें डीएनए भिन्नता का, क्या बोल रही हूँ, डीएनए भिन्नता के बारे में जानकारी मिलेगी। तो हम उस डीएनए भिन्नता से उत्पन्न होने वाले प्रभावों की अगर जानकारी ले लें, किससे? डीएनए भिन्नता से उत्पन्न होने वाले प्रभावों की जानकारी हमें मिल जाए। जैसे मेरे पास जो डीएनए है, जो डीएनए उससे मैं क्या कलाकारी कर पा रही हूँ, क्या कलाकारी नहीं कर पा रही हूँ, उन दोनों का नॉलेज में ले लूं तो उस नॉलेज का मैं कहीं ना कहीं उपयोग कर सकती हूँ। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो नहीं, साइंटिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर विभिन्न व्यक्तियों के डीएनए में मिलने वाली भिन्नता के प्रभाव को हम जान लें तो उस जानकारी से हमको सहायता मिलेगी किसमें? बीमारियों को पहचानने में। नए तरीके ढूंढ सकते बीमारियों को पहचानने के, साथ ही साथ बीमारियों के उपचार के भी नए तरीकों का विकास कर सकते मेरे बच्चों। और हजारों अनियमितताओं, क्या बोल रही हूँ, हजारों अनियमितताओं जो मानवों को नुकसान पहुंचा रही है, मतलब उनमें बीमारियां उत्पन्न कर रही है, उनको हम होने से रोक सकते हैं। क्या सकते हैं? रोकने में उपयोग कर सकते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट काम हो गया। दूसरा कि अगर डीएनए भिन्नता के प्रभाव की हमें जानकारी के जो सुराग मिलेंगे, क्लू मिलेंगे, उससे हम समझ सकते हैं मानव जीव विज्ञान को। किससे समझ सकते हैं? मानव जीव विज्ञान को। मतलब कौन सा अनुक्रम किस व्यक्ति में किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, या मानव के जीव विज्ञान में शारीरिक क्रियाओं को कराने के लिए कौन सा डीएनए का कौन सा अनुक्रम किस काम के लिए उत्तरदायी, ये सब हम समझ सकते हैं। और इसी पैटर्न को फॉलो करके हम अमानवीय जीवों के अनुक्रमों को भी पता लगा सकते हैं और उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर ध्यान रखना किसका? प्राकृतिक क्षमताओं का। किसका मेरे बच्चों? प्राकृतिक क्षमताओं का। किस पे? अमानवीय जीवों के अनुक्रमों को हम कर लें क्या? अनुक्रमण। उससे मिलने वाली जानकारी से हमें उनकी प्राकृतिक क्षमता का ज्ञान हो जाएगा और उस क्षमता को हम विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। किस लिए? चुनौतियों का सामना करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मैं अभी अच्छा एग्जांपल देती हूँ। पहले क्षेत्र देख लेते हैं कौन कौन से। स्वास्थ्य क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्रों में, ऊर्जा उत्पादन, क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा उत्पादन और पर्यावरण सुधार जैसे क्षेत्रों में प्राकृतिक क्षमताओं के द्वारा हम कुछ ना कुछ चैलेंजेस को, मतलब चुनौतियों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि बायोटेक में बात की गई है जीवाणु की, कौन सा है? बैसिलस thuringiensis। उसके पास एक जीन है क्राई नाम का, ठीक है, रोता है,
तो कुछ बनता है, बनने में प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन किसी विशिष्ट जाति के लिए कैसा है, जानलेवा, कैसा है, जानलेवा है। अगर उस जीन को निकाल के हम क्या करें, फसलों में डाल दें और फसलों में होने वाले उस विशिष्ट जीव से नुकसान को रोक सकते हैं। तो एक तो हमें ये अच्छा एग्जाम्पल मिल जाता है बायोटेक्नोलॉजी से। ध्यान रखना, जब मैं पढ़ाऊंगी तो इस बात को वहां भी बोलूंगी। चलिए, अब हमने बोला कि जब इतनी सारी हमको जानकारी मिल रही है तो हमने इन जानकारियों को प्राप्त कहाँ कहाँ से और करा है। तो हमने बोला कि कई अमानवीय प्रतिरूप जीव हैं जिनके जीनोम का अनुक्रमण हम कर चुके हैं। कौन कौन है मेरे बच्चों? पहला है जीवाणु, याद कर लो, क्योंकि जब नीट में क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा कि हमने किन किन के जीनोम का अनुक्रमण नहीं किया या डीएनए का अनुक्रमण नहीं किया। आप उन ऑप्शन में से कैसे ढूंढ पाएंगे ऑड को, जब आपको इनके नाम पता होंगे। तो हमने किस किस का, जीवाणु के डीएनए का अनुक्रमण कर लिया है, ईस्ट के डीएनए का अनुक्रमण कर लिया है, साथ ही साथ साइनोर हेपडीटिस एलिजेंस एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है, मतलब स्वतंत्र जीवी आरोगजनक कारक सूत्रक्रमी है, जिसका नाम क्या है, साइनोर हेपडीटिस एलिजेंस। क्या है मेरे बच्चों? साइनोर हेपडीटिस एलिजेंस। इसके भी जीनोम की हमने सीक्वेंसिंग मतलब अनुक्रमण कर लिया, पता लगा लिया, सारी जानकारी पता लगा ली है। फिर आता है ड्रोसोफिला। कौन आता है? ड्रोसोफिला, जो एक छोटी सी फल मक्खी, इसके भी डीएनए के बारे में जानकारी ले लिए। और पौधा 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 वेरी इंपॉर्टेंट, पौधा पौधा कौन सा? एक तो धान, दूसरा है एराबिडोप्सिस। कौन है? एराबिडोप्सिस, जिनके जेनेटिक मटेरियल या मैं बोलूं जीनोम की सीक्वेंसिंग हम कर चुके हैं। इतने सारे एग्जाम्पल हैं, कितने हैं मेरी नजरों में? 5। और ऐसा देखा जाए तो मेरी नजरों में 5 में 2 है ऑप्शन अलग, एक तो धान और एक एराबिडोप्सिस। प्लांट हैं दोनों के दोनों। चलिए आगे क्या सुनने को मिलता है या जानने को मिलता है? तो जब हम मानव जीनोम की का अनुक्रमण करेंगे तो कुछ ना कुछ कार्य प्रणाली बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? कार्य प्रणाली बनानी पड़ेगी। मतलब कौन सी विधि का उपयोग करें कि ह्यूमन के जीनोम का अनुक्रमण हम आसानी से कर लें, सारी जानकारी बिना गलती के वसूल कर ले या निकाल ले। तो बोला कार्य प्रणाली में 2 महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया। कितने? 2 महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया गया। अच्छा बच्चों, आप ध्यान रखना, जब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप कभी भी लाइन इधर से उधर या डाटा इधर का उधर नहीं चिपका सकते भैया। क्यों? पहला पहला ही रहेगा, दूसरा दूसरा ही रहेगा। पहला कभी दूसरा नहीं हो सकता और दूसरा कभी पहला नहीं हो सकता। ठीक है, कहने का मतलब है जो पहली टेक्निक है वो पहली ही रहेगी, जो दूसरी टेक्निक है, दूसरा प्रयास है, वो दूसरा ही रहने वाला है। अच्छा, इस कार्य प्रणाली में हमने 2 महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया, जिसमें पहला जो प्रयास था वो ये था कि हम डीएनए ले लें। किसको ले लें? डीएनए ले लें। डीएनए पे मिलेंगे जीन, तो उन सब जीन की जानकारी वसूल कर ले या निकाल लें जो अपने आप को आरएनए के रूप में व्यक्त कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आरएनए के रूप में व्यक्त कर रहे हो। क्या बोला? डीएनए पे बहुत सारे जीन हैं, अब हमें उन जीन में से सिर्फ उन जीन को ही निकालना है जो अपने आप को आरएनए के रूप में व्यक्त करवा पा रहे हैं। उन व्यक्त क्रमों को क्या बोला? व्यक्त अनुक्रम गुंडी। क्या बोला मेरे बच्चों? व्यक्त अनुक्रम गुंडी। गुंडी 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 नहीं, गुंडी, जिसको इंग्लिश में एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग कहा जाता है। चलिए, मतलब डीएनए से मिलने वाले जीन जो हमको सिर्फ आरएनए के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं उनका ही डाटा निकालना है। मतलब शॉर्ट ट्रिक है भैया ये। पहली मेथड क्या थी? समय बचाओ। कैसी थी? समय बचाओ थी। अच्छा, अगली जो मेथड है मतलब दूसरा जो प्रयास है वो कहता है कि पूरा का पूरा डीएनए निकालो, उस पूरे के पूरे डीएनए का अनुक्रमण कर लो। अब पूरे के पूरे डीएनए का जब अनुक्रमण करोगे तो जानकारी के रूप में आपको व्यक्तित्व और अव्यक्तित्व सब मिलेंगे। मतलब जो काम के हैं वो भी और जो काम के नहीं है वो भी, मतलब कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों रीजन मिलेंगे। ठीक है भैया, अब उनको मार्क कर लो। मार्क करने के बाद सारे स्टेप बाय स्टेप, पहले इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका फिर इसका, स्टेप बाय स्टेप आप उनके फंक्शन का भी निर्धारण कर लो, कार्यों का भी निर्धारण कर लो। मतलब कार्यों पर भी टिप्पणी कर दो। क्या कर दो? टिप्पणी।
कि पहला व्यक्ति ये काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति नहीं, पहला रीजन ये, दूसरा रीजन ये, चौथा ये, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, तो कौन कौन सी जगह पर क्या काम कर रहा है इसके बारे में आपको निर्धारण करना है। शॉर्टकट मेथड नहीं आएगी, आप पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग मतलब अनुक्रमण से जानकारी निकालेंगे। उस जानकारी में व्यक्तित्व अव्यक्तित्व दोनों रहेंगे। अनुक्रमों की जानकारी उनके कार्यों का निर्धारण करा देगी। इसी को हम बोलते हैं अनुक्रम टिप्पणी। क्या बोलते हैं? अनुक्रम टिप्पणी। कह दिया किसी के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी है तो हमने पूरे डीएनए की टिप्पणी कर दी। यहाँ तो सिर्फ काम वालों की टिप्पणी की थी, यहाँ काम और बेकाम सभी की टिप्पणी कर दी है। समझ में आई बात? जिसे हमने बोला है सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बोला मेरे बच्चों? सीक्वेंस एनोटेशन कहा है। चलिए अब बात आती है, इतनी सारी काम करने, एक शॉर्टकट मेथड, लॉन्ग मेथड, दोनों। अब उसमें से ज्यादा महत्वपूर्ण तो मुझे लॉन्ग मेथड लग रही है। क्यों? क्योंकि शॉर्टकट में ज्यादा फायदा नहीं होना है। पूरी इंफॉर्मेशन अगर उलट पुलट हो गई गलती से भी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर इतना रोकड़ा खर्च करना पड़ेगा। वैसे ही तो मेगा प्रोजेक्ट है। तो मेनली क्या करते हैं हम, अब ह्यूमन के जीनोम के अनुक्रमण के चरण से जान लेते हैं। तो क्या करते हैं, ये मानव है, एक सुंदर सी कन्या का फोटो है, एनसीईआरटी में दिखाया हुआ है, पोनीटेल बांधे हुए। मैंने कन्या नहीं आंटी बना दी, जूड़ा बांधे हुए मेरे जैसी, ठीक है। तो हमने क्या किया, मानव से कोशिका को निकाला। किसको निकाला है? कोशिका को निकाला है। और उस कोशिका से हमने डीएनए को विलगित कर लिया है। क्या कर लिया है? डीएनए को विलगित, आइसोलेट कर लिया, बाहर निकाल लिया। पूरा मानव को नहीं रे, मानव से सेल को बाहर निकालो, सेल से डीएनए को निकालो और डीएनए को काट दो। कट 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 कैसे? छोटे छोटे पीसेस में। इसके लिए इंजाइम्स लगते हैं, इंजाइम भैया, ठीक है। चाकू नहीं चाहिए, मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए, वो इंजाइम है। तो हमने क्या करा, इतने बड़े लॉन्ग पॉलीमर को छोटे टुकड़ों में काट दिया। क्यों काट दिया? क्योंकि डीएनए एक बहुत बड़ा न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। उतने बड़े डीएनए को किसी भी कोशिका में क्लोन करना या डालना आसान नहीं होगा, इसलिए हमने उसके छोटे टुकड़े बना दिए हैं। अब इन छोटे टुकड़ों को उचित संवाहक मतलब हम बात कर रहे हैं वेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रांसपोर्ट के द्वारा। मतलब लोड कर दो किसी में और कहीं और स्थानांतरित कर दो, तो हम इसलिए संवाहक का यूज कर रहे हैं। संवाहक में हो सकता है कौन? BAC, YAC। BAC मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। कौन हो सकता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको हम बोलते हैं जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र। दूसरा आता है YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसको हम बोलते हैं ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र। इनके साथ जोड़ देंगे किसको? छोटे छोटे यदाकिछ डीएनए के खंडों को, और हम प्रवेश करा देंगे किसमें? अतिथय में। किसमें? अतिथय। कौन कहलाता है अतिथय? मतलब होस्ट। होस्ट कौन हो सकता है? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। या कौन हो सकता है? ईस्ट को ईस्ट ही बोलते हैं। अगर आप बैक्टीरिया में डाल रहे हो तो आप वेक्टर के रूप में बैक को लेंगे, अगर आप ईस्ट को होस्ट बना रहे हो तो वेक्टर के रूप में एग को लेंगे। अब आपने इतने छोटे डीएनए खंडों को प्रवेश करा दोगे वेक्टर के द्वारा, मतलब संवाहक के द्वारा होस्ट में। अब होस्ट के अंदर इस छोटे एक डीएनए फ्रेगमेंट की बहुत सारी कॉपी बन जाएगी, मतलब प्रवर्धन हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। मतलब एक ही टुकड़े की मल्टीपल कॉपी बना दी है। कभी मान लो पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं क्या करूंगी? वापस इसके पास जाऊंगी, इससे बोलूंगी एक सेल का दान और दो, मुझे वापस डीएनए चाहिए, वापस इतना काम करूंगी? नहीं भैया, नहीं हो पाएगा बार बार। तो हम क्या करेंगे? अपने पास क्या करेंगे? सेफ साइट के लिए उसी डीएनए की बहुत सारी कॉपी बना के रख लेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्प्लीफिकेशन। ये काम हम पीसीआर के द्वारा भी कर सकते हैं। चलिए, पीसीआर बाहर का टॉपिक है। अब हमने बोला एम्प्लीफिकेशन करा लिया, मतलब प्रवर्धन करा दिया, जिससे डीएनए अनुक्रमों से जानकारी प्राप्त करने में हमें सहयोग मिल जाएगा या आसान हो जाएगा काम करना। ये पहली स्टेप थी, डीएनए को निकालना, निकालकर क्या कराना? क्लोन कराना, क्लोन कराने का कॉपी बना लेना। अब हम पढ़ना चालू करेंगे किसको? सीक्वेंसेस को। चलो देख लेते हैं।
तो दूसरे में हमने बोला जो डीएनए खंडों की हमने कॉपी बना ली है, उन डीएनए खंडों का अनुक्रमण करेंगे। करने के लिए हम स्वचालित डीएनए अनुक्रमक का उपयोग करेंगे। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। किसका यूज कर रहे हो? स्वचालित डीएनए अनुक्रमक का कर रहे हो। ये अनुक्रमक फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित सिद्धांत पर कार्य करता था। किस पे स्टार लगाना है? फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित सिद्धांत पर कार्य करता था। अच्छा, अब मैं यही फ्रेडरिक सेंगर को मार्क कर देती हूँ। जो फ्रेडरिक सेंगर है उनको श्रेय दिया जाता है भैया एक और चीज के लिए। किसके लिए? इन्होंने प्रोटीन में उपस्थित अमाइनो एसिड के अनुक्रमण के निर्धारण की विधि भी बताई है। किसकी? कोई प्रोटीन की चेन है, मैं बोल रही हूँ ये प्रोटीन है। अब प्रोटीन की चेन बनी होती है काय की? अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो इसमें ये प्रोटीन की चेन में या प्रोटीन में अमाइनो एसिड की चेन में कौन सा अमाइनो एसिड कहाँ आ रहा है, इसका निर्धारण की विधि भी किसने दी थी? फ्रेडरिक सेंगर ने। किसने दी थी मेरे बच्चों? फ्रेडरिक सेंगर ने दी थी। चलिए, तो आपको समझ में आ गया फ्रेडरिक सेंगर महान महान काम कर रहे हैं। एक तो डीएनए सीक्वेंसिंग में हमको हेल्प कर रहे हैं, क्या करके? सिद्धांत का विकास करा के, जिसपे कौन काम करेगा? स्वचालित डीएनए अनुक्रमक करेगा। दूसरा, प्रोटीन में अमाइनो एसिड के क्रम का निर्धारण कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजानी चाहिए। अब जो हम बोलते हैं क्या कि अगर हमें अनुक्रमों को एक दूसरे के साथ क्या करने के लिए? अनुक्रमण करने के लिए, मतलब सीक्वेंसिंग करने के लिए अनुक्रमों को एक दूसरे में स्थित कौन सा है ये? अंश छदन। क्या है? अंश छदन मतलब ओवरलैपिंग रीजन के आधार पर व्यवस्थित करना पड़ेगा। अच्छा, ओवरलैपिंग रीजन, ये तो बड़ी बात है यार। चलो देख लेते हैं। आपने देखा होगा बच्चों की एक पजल वाला गेम आता है कि यहाँ ए लिखो, मतलब ए को चिपकाओ, बी को चिपकाओ, सी को, फिर डी को, फिर ई को, फिर एफ को। अगर आप ए के बाद एफ को चिपका देंगे मतलब अरेंज कर देंगे, और इसके बाद बी को अरेंज करेंगे तो पजल कंप्लीट नहीं होगी। समझ में आ रही बात? ऐसे ही जब हमने उतने लंबे डीएनए को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, तो आप कौन सा टुकड़ा किस नंबर के बाद आ रहा है? मतलब एक के बाद दो ही आना चाहिए, दो के बाद तीन ही आना चाहिए। ऐसा नहीं तीन के बाद छह लगा दो, नहीं भैया, चार पांच का अरेंजमेंट होगा। तो इस तरीके को फॉलो करने के लिए हमने इसको ओवरलैपिंग रीजन मतलब अंश छदन का आधार बनाया, और उस आधार पर उपस्थित व्यवस्थाओं के साथ उसका अनुक्रमण कराएंगे। मतलब ओवरलैपिंग रीजन पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रमबद्ध जमता चला जाएगा, तभी तो वो उतना 2.2 मीटर डीएनए वापस से बन पाएगा जिसको तुमने काट डाला है मॉलिक्यूलर सीजर से। आ रही है बात समझ में? अच्छा, तो चलो, मतलब दिक्कत हो गई। ये अंश छदन खंड कहाँ से लाएंगे भैया? बनाने पड़ेंगे पहले जो डाटा मिला है उसके अनुसार। ठीक है कि ये पहला, ये दूसरा, तीसरा। तो हमने बोला अंश छदन खंडों का निर्माण आवश्यक हो जाएगा, और इन अनुक्रमों को मानव द्वारा पंक्तिबद्ध करना संभव नहीं है। मतलब मानव ये काम अकेले नहीं, मतलब खुद से नहीं कर सकता है। क्या करना? अनुक्रमों को पंक्तिबद्ध करना। मतलब किसके लिए? ओवरलैपिंग खंडों को या इन फ्रेगमेंटों की सीक्वेंसिंग के लिए जो अरेंजिंग मेथड करिए ना ओवरलैपिंग वाली, वो मानव पंक्तिबद्ध नहीं कर सकता है। अब पंक्तिबद्ध रूप से अरेंज करने के लिए आपको लगेगा कंप्यूटर आधारित, कौन सा आधारित? कंप्यूटर आधारित विशेष प्रकमन के विकास की आवश्यकता पड़ जाएगी। मतलब प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तभी तो बुक कहती है सुंदर कन्या से सेल निकाली, कन्या की सेल से डीएनए को निकाला, खोला खाला पड़ा और कंप्यूटर में डाला। देखा है? मतलब कंप्यूटर आधारित प्रोग्राम से उसकी सीक्वेंसिंग कर दी है। आ रही बात समझ में? जो किस पे वर्क कर रहा होगा? फ्रेडरिक सेंगर मेथड के अनुसार ओवरलैपिंग रीजन को ढूंढकर जोड़ता चला जाएगा। इस तरीके से मानव जीनोम की मानव जीनोम में हमने क्या किया है? सीक्वेंसिंग मतलब अनुक्रमण कर लिया है। ठीक है, जब ये पूरी पद्धति डन हो जाएगी तो आपको कुछ डाटा मिलेगा, आंकड़े मिलेंगे। किसके बारे में? हमारे बारे में। किसके बारे में? हमारे बारे में। बच्चों चलो देख लेते हैं क्या क्या डाटा मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, डाटा, ठीक है।
तो हमने बोला कि जब हमने डीएनए के सीक्वेंसों का या अनुक्रमों पे टिप्पणी कर दी, मतलब जानकारी मिल गई कि ये पहले नंबर वाला ये इतना बड़ा डीएनए है, तो पहले के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये पहला वाला ये काम करता है, ये दूसरे वाले के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर हमने बोला दूसरा वाला फलाना काम करता है, पर ये चौथे वाले के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इस आधार पर हमने टिप्पणी कर दी और ऐसा ही काम हमने हर एक गुणसूत्रों के साथ किया। कितने हैं? 23 जोड़े ना, 23 के साथ यही काम हमने किया। तो क्या बोलते हैं, मानव के 24 गुणसूत्रों में से अंतिम गुणसूत्र कौन सा था? क्रोमोसोम फर्स्ट, जिसका अनुक्रमण हमने अभी, क्या बोल रही हूं मैं, जिसका अनुक्रमण हमने अभी अभी कब, मई 2006 में पूर्ण किया है। क्या किया है? मई 2006 में पूर्ण किया है। चलो अब वापस से आ जाते हैं क्या कि हमें क्या डाटा मिलता है। चलिए भैया डाटा की बात कर लेते हैं। जब हमने सीक्वेंसिंग कर ली बच्चों, अनुक्रमण कर लिया मानव के जीनोम का, तो इतनी सारी विशेष जानकारी मिली है, इतनी सारी विशेष जानकारी मिली है, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्या बोल रही हूं? जहां से क्वेश्चन आ सकता है या बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हमने बोला कि मानव जीनोम परियोजना की विशेषताएं जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? विशेषताओं को जान लेते हैं। तो पहली विशेषता ये कहती है कि जो मानव का जीनोम है ना मेरे बच्चों, क्या है, जो मानव का जीनोम है उसमें क्या 3164.7 मिलियन बेस पेयर है। कितने हैं? 3164.7 मिलियन बेस पेयर है। ठीक है, पहला डाटा ये बोलता है। दूसरा बोलता है कि औसतन अगर एक जीन है तो बोलते हैं प्रत्येक जीन में कम से कम कितने, 3000 क्षार तो मिलेंगे, इससे कम नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा भी जीन मिला जिसमें सबसे अधिक क्षार थे। क्या थे? सबसे अधिक क्षार थे, जिससे सबसे बड़ा जीन माना गया। किसका? मानव का। नाम दिया गया है डिस्ट्रोफिन। क्या नाम दिया है? डिस्ट्रोफिन, जिसमें 2.4 मिलियन क्षार है। कितने हैं? 2.4 मिलियन क्षार है मेरे बच्चों। कितनी जानकारी हो गई? 2 कि मानव के जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर हैं। फिर बोलते हैं एक जीन में 3000 क्षार होंगे। तो सबसे बड़ा जीन कौन सा? डिस्ट्रोफिन, जिसमें 2.4 मिलियन क्षार मिलते हैं। अब तीसरा डाटा हमें कहता है क्या कि पूरे जीनोम का 2% से कम भाग किसका कूट लेखन करता है? प्रोटीन का। किसका कूट लेखन करता है? प्रोटीन का। मतलब पूरा जीनोम है, अगर 100% है तो 100 में सिर्फ कितना, 2% से भी कम भाग जीनोम का प्रोटीन बनाने में योगदान दे रहा है। समझ में आ रही है बात? देख लो कितनी जानकारी निकाली है घुस के अंदर। ठीक है, फिर बोलता है कि जब हमने जीनोम की स्टडी करी तो पाया कि डीएनए में पुनरावृत्ति अनुक्रम भी मिल रहे हैं भैया। क्या मिल रहे हैं? पुनरावृत्ति अनुक्रम मिल रहे हैं, जो कितनी बार, 100 से 1000 बार पुनरावृत्ति में आ रहे हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं। और ये गुणसूत्रों की, क्या बोल रहे हैं, गुणसूत्रों की संरचना, गतिकी और विकास पर प्रकाश डालते हैं। मतलब ये जानकारी देंगे, मतलब गुणसूत्र की संरचना बनाने में भाग ले रहे हैं, गुणसूत्रों में परिवर्तन कराने, मतलब इवोल्यूशन कराने में भाग लेंगे, और गतिकी, इन सूचनाओं पर प्रकाश डालता कौन? पुनरावृत्ति अनुक्रम। ठीक है भैया। अब बोलते हैं ये जो अनुक्रम है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार? 100 से 1000 बार, ये सीधा कूट लेखन का कार्य नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? कूट लेखन का कार्य नहीं करते। बोला ना भैया, ये बोला तो पूरे जीनोम का लेस देन 2% ही भाग प्रोटीन का कूट लेखन कर रहा है, पर इसका तो कहीं भी कोई भाग नहीं है। किसमें योगदान? किसमें? कूट लेखन में। ठीक है, अब बोलते पर ये जीनोम का बड़ा भाग बना देते हैं। क्या बोल रहे हैं? जीनोम का बड़ा भाग, मतलब मुख्यतः भाग इसी का बना है। किसका? रिपीटेटेड सीक्वेंस का, पुनरावृत्ति अनुक्रम का। चलिए, ये जानकारी भी मिल गई। अब बोलते हैं कि जितना भी हमने स्टडी किया उससे ये जानकारी मिलती है
कि मानव के जीनोम में कुल 30,000 जीन है मेरे बच्चों। कितने हैं? 30,000 जीन के मतलब 1000 है, ध्यान रखना। पर पहले अनुमानित किया जा रहा था कि 80,000 से 1,40,000 जीन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 80,000 से 1,40,000 जीन होने चाहिए। पर अनुमानित मान की तुलना में ये बहुत कम मिला। साथ ही साथ हमने पाया कि 99.9% न्यूक्लियोटाइड हम सभी में एक समान है, सभी में एक जैसे हैं। ठीक है भैया, ये ध्यान रखना है। अब बोला कि जितने भी खोजे गए जीन हैं, क्या बोले, जितने भी जीन हमने खोजे ना, उसमें ओवर 50% मतलब 20% से ज्यादा जीनों का कार्य भी हमको पता नहीं है। क्या नहीं पता है? कार्य के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बाप रे, जितनी जानकारी तो दे दी वो कम है क्या? अभी 50% से ज्यादा भी जीन है जिनके कार्य भी हमको पता नहीं है, मतलब रिसर्च अभी भी करनी पड़ेगी। ठीक है भैया, चलो करते रहो। अब बात आती है कि गुणसूत्र ढूंढो। ढूंढ लिए ऐसे जिन पे सबसे ज्यादा जीन मिले और जिस पे सबसे कम जीन मिले। तो सबसे ज्यादा जीन कितने हैं? 2,968। कितने हैं? 2,968। सबसे कम जीन कितना है? 231। तो जो सबसे ज्यादा जीन है कितना? 2,968। ये था क्रोमोसोम फर्स्ट में। किसमें था? फर्स्ट में। और 231 था किसमें? क्रोमोसोम वाई में। तो मैं बोल सकती हूँ कि वाई क्रोमोसोम पे सबसे कम जीन मिलते हैं, क्रोमोसोम फर्स्ट पे सबसे ज्यादा जीन मिलते हैं, और इसी कारण क्रोमोसोम बाकी क्रोमोसोम में संरचना में बड़ा है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब बोलते हैं कि जो वैज्ञानिक है, कौन है? वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मानव के डीएनए में 1.4 मिलियन ऐसी जगह को पहचाना। कितनी? 1.4 मिलियन ऐसी जगह को चिन्हित किया जहां पर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की बहुरूपता मिल रही है। किसकी मिल रही है? एक न्यूक्लियोटाइड की बहुरूपता मिल रही है। मतलब मैं बोलूं पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है, इसमें सी 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 जी जी जी, और यहाँ कौन आ गया? ए। इसमें भी सी 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 जी जी जी, और कौन आ गया? टी। फिर दूसरे में सी 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 जी जी जी, और कौन आ गया? सी। तो एक ही न्यूक्लियोटाइड बदल रहा है। तो यही क्या है? स्निप। क्या है? स्निप, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एक या एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, या एक न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, या एकल क्षार बहुरूपता। ठीक है, इस जानकारी से कितनी जगह? 1.4 मिलियन, जहां सिर्फ एक क्षार का अंतर आ रहा है। इस जानकारी से गुणसूत्रों में उन जगहों को पहचानना आसान हो गया जो जगह या जो अनुक्रम रोग कराने के लिए उत्तरदायी थे। या रोग आधारित अनुक्रमों को पहचान सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों? पहचान सकते हैं उन अनुक्रमों से, जो उन अनुक्रमों को जो रोग करा रहे, बीमारी करा रहे। साथ ही साथ मानव के इतिहास की हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। ये सब जानकारी हमें मिलेगी स्निप से। किससे मिलेगी? स्निप से मिल जाएगी। समझ में आ गई आपको बातें? ये जितना भी डाटा हमने डिस्कस किया है वो सभी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ आता है, सबसे ज्यादा जीन कितने हैं? नंबर बताओ कितने हैं, किस पे हैं? क्रोमोसोम फर्स्ट पर मिलने वाले जीन कितने हैं? 2,968। ठीक है, ये तो छोटा डाटा है, आपको याद हो जाएगा। सबसे बड़ा ह्यूमन जीन कौन सा है? डिस्ट्रोफिन। कितने क्षार हैं? 2.4 मिलियन क्षार मिलते हैं। ठीक है, कितना परसेंट कोड करता है प्रोटीन के लिए? लेस देन 2%। रिपीट कितनी बार होता है ये पता होना चाहिए। और टोटल कितने जीन है? 30,000। पहला डाटा क्या बोलता था कि 80,000 से, कितना? 80,000 से लेकर 1,40,000 जीन है अनुमानित, पर मिले कितने? 30,000 जीन मिले। आई होप तो मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में
है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर हिंदी में प्लान करके लाऊंगी। थैंक यू सो मच। से रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। धन्यवाद।